पहले सर आप हमें बता सकते हैं क्यों स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाना प्रेफर करते हैं? आज की डेट में जो ऑस्ट्रेलिया है बेस्ट स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पे निकल के बाहर आया है। 65% मेंस में चाहिए, तो अगर स्टूडेंट के बिलो 65% है तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं? तो जिन बच्चों के मार्क्स 55% अबव हैं वो भी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट की एम्बेसी में अगर हम फाइल सबमिट कर दें उसके बाद रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली? स्टूडेंट्स को 4 से 8 हफ्ते का समय लगता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी। तो क्या कुछ वर्किंग राइट्स स्टूडेंट को मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया का जो मिनिमम वेज रेट है 25 AUD पर आवर है। नमस्ते दोस्तों, आज है हमारे साथ यूनिटेक ओवरसीज़ के डायरेक्टर मिस्टर नीरज गोयल। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्टूडेंट्स के काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो आइए हम सर के साथ जानते हैं क्या प्रोसेस होता है ऑस्ट्रेलिया का। सबसे पहले सर आप हमें बता सकते हैं क्यों स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाना प्रेफर करते हैं? बिल्कुल आकांक्षा, आप सही कह रहे हैं कि आज की डेट में जो ऑस्ट्रेलिया है बेस्ट स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पे निकल के बाहर आया है। जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं वो सब ऑस्ट्रेलिया को अपनी स्टडी डेस्टिनेशन चूज़ कर रहे हैं। उसके मेजर रीजंस हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया जो है क्राइम फ्री है, वार फ्री जोन है। मोर ओवर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत यूनिक हैं, वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं वहाँ पे, जैसे IT, हेल्थ, इंजीनियरिंग, बिजनेस, बहुत सारी वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं जो कि बच्चों को वर्क रेडी बनाते हैं। मोर ओवर ऑस्ट्रेलिया स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट राइट्स देते हैं जो कि बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और ऑस्ट्रेलिया एक हाई अर्निंग जोन भी है जो बच्चों को इसको स्टडी डेस्टिनेशन समझने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया को एज ए टॉप स्टडी डेस्टिनेशन देखते हैं आज की डेट में। सर क्या आप हमें बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहती है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चे दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए और मास्टर्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट मीन्स जो कि रीसेंट पास आउट +2 कैंडिडेट्स हैं वो अपने बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि ऑलरेडी यहाँ से बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं वो अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें रिक्वायरमेंट ये आती है रीसेंट पास आउट और 65% इन एनी बोर्ड। सो अगर उसकी परसेंटेज 65% है और उसके मेजर 4 सब्जेक्ट में 65% है तो ही और शी कैन अप्लाई फॉर अ ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। अगर हम बात करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए तो उसके बैचलर प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के 55% और अबव मार्क्स होने चाहिए और ही और शी कैन बी एलिजिबल फॉर द वीज़ा। जैसे कि आपने बताया कि 65% मेंस में चाहिए, तो अगर स्टूडेंट के बिलो 65% है तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आकांक्षा, अगर बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स 65% से कम रहते हैं तो जिन बच्चों के मार्क्स 55% अबव हैं वो भी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए हमारे पास डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स प्रोवाइड करती हैं जिसमें वो ईजिली अपने वीज़ा को ग्रैब कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स आइल्स की क्या रहेगी? अगर बच्चा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 6 नॉट लेस देन 6 का स्कोर चाहिए अपना आइल्स के अंदर, और अगर वो PT करके आता है तो 58 नॉट लेस देन 50 का स्कोर चाहिए PT के अंदर। और अगर बच्चा मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 6.5 नॉट लेस देन 6 का स्कोर चाहिए आइल्स के अंदर और 58 नॉट लेस देन 50 का स्कोर चाहिए PT के अंदर। PT का स्कोर सेम है फॉर बैचलर्स और फॉर मास्टर्स, बोथ प्रोग्राम के लिए PT का स्कोर 58 नॉट लेस देन 50 का ही है। तो क्या यहाँ पे एडमिशन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बिना भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल आकांक्षा, हम लोग कंडीशनल अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स और PT के, बट ये इनिशियल स्टेज होती है। जब ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ता है आइल्स या PT का, बेशक टॉफल कोई भी इंग्लिश एग्ज़ाम वो दे सकता है। हाँ, बट हम अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए, अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए विदाउट आइल्स और PT भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे कंडीशनल ऑफर लेटर कहते हैं। आपको क्या लगता है क्या कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए एक स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में? स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हुए सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोर्स सिलेक्शन की। बच्चों को अपने प्रीवियस स्टडीज से फ्यूचर स्टडीज़ को मैच करना चाहिए। उसको देखना है कि उसने पास्ट में क्या स्टडीज़ करी और फ्यूचर्स में वो क्या करने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसने नॉन मेडिकल से अपनी सीनियर सेकेंडरी पास किया, तो ही और शी शुड बी ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज, IT कोर्सेज, कंप्यूटिंग कोर्सेज। दे डोंट गो फॉर बिजनेस कोर्सेज, हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज।
तो मेन तो कोर्स इज़ अ मेजर पार्ट कि उसको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले उसको कोर्स सेलेक्ट करना है, देन उसको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ना चाहता है। उसके बाद उसको लोकेशन सेलेक्ट करनी है। सबसे मेजर बात बजट, उसको फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर भी कंसीडर करना है कि जो फ़ी स्ट्रक्चर वो चूज़ कर रहा है वो अफोर्डेबल है या नहीं है। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ और कोर्स सिलेक्शन करने में। सर, ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को COE चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जो कि बच्चों को अनकंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद फीस पेमेंट करने के बाद आती है। सेकेंडली, स्टूडेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो कि फुल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स होना चाहिए। थर्ड, स्टूडेंट्स को अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को शो करता है कि डेट दे कैन बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ दिस कोर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करती है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टूडेंट को एक एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करना होता है जिसमें वो अपने बारे में लिखता है, अपने कोर्स के बारे में बताता है और अपनी इंटेंशंस के बारे में बताता है कि वो क्यों बाहर पढ़ने जाना चाहता है। तो ये मेजर 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे। स्टूडेंट की एम्बेसी में अगर हम फाइल सबमिट कर दें उसके बाद रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली? आफ्टर सबमिशन ऑफ वीज़ा फाइल इन द एम्बेसी स्टूडेंट्स को 4 से 8 हफ्ते का समय लगता है, बट कभी कभी ये टाइम कम और ज़्यादा हो जाता है। हमने कुछ केसेस में देखा है कि हमने फाइल सबमिशन किया है और उसके 7 डेज़ के अंदर ही वीज़ा रिजल्ट आ गया है। तो इट मे टोटली डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी। हाँ, बट अगर हम मेजरली बात करें तो 4 to 8 वीक्स का टाइम लगता है रिजल्ट आउटकम आने में। अगर हम एम्बेसी फ़ीस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सब क्लास 500 की एम्बेसी फ़ीस कितनी है? हाँ, अगर हम बात करें आज की, तो आज की डेट में जो एम्बेसी फ़ीस है सब क्लास 500 की डेट इज़ $2000 जो कि लगभग 1,10,000 के आसपास बनते हैं इंडियन रुपीज़ में। 1 जुलाई से पहले ये कम थी बट अब ये इंक्रीज़ हो गई है, अब ये $2,000 हो गई है। सर, ये हमें सुनने में आ रहा है GS को आपको फुलफिल करना होता है, ये है क्या एग्जैक्टली GS? व्हाट इज GS? GS का मतलब है जेन्युइन स्टूडेंट। बेसिकली एम्बेसीज वांट्स टू चेक कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं, तो आप अपनी जेन्युइन इंटेंशंस को शो करते हैं GS के थ्रू। इसके अंदर आप अपने प्रोफाइल, अपने गोल्स, अपने कोर्स, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, अपने फ्यूचर इनकम प्रोस्पेक्ट्स, आपकी करंट इनकम प्रोस्पेक्ट, सब चीज़ें डिस्कस करते हैं एम्बेसी के साथ और एम्बेसी इससे फाइंड आउट करती है डेट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट प्लेज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर वीज़ा। जैसे कि आपने GS में हमें बताया कि स्टूडेंट की करंट इनकम होनी चाहिए, तो एग्जैक्टली वो होनी कितनी चाहिए? हाँ, जैसे कि मैंने बताया, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टूडेंट की करंट इनकम होनी चाहिए। बेसिकली ये करंट इनकम का फैक्टर है कि उसके पेरेंट्स की कितनी करंट इनकम है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो इसकी जो अमाउंट होनी चाहिए 12 से 15 लाख के बीच में होनी चाहिए कि एनुअली उसके पेरेंट्स या उनकी फैमिलीज़ में जो अर्निंग्स आए वो 12 से 15 लाख हो। बट वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे अवेलेबल होनी चाहिए। जो भी इनकम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे अवेलेबल है डेट विल बी कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव इनकम और वो उसको जेन्युइन स्टूडेंट समझने में हेल्प करती है। जैसे कि आप हमें बार बार गाइड करो इनकम एविडेंस के बारे में, तो क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो हम प्रूफ करते हैं कि आपकी इनकम है? अगर हम एविडेंस की बात करें तो इंडिया में अर्निंग के मेजर 4 सोर्सेज होते हैं। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है सैलरी एम्प्लॉयमेंट, तीसरा होता है हमारा एग्रीकल्चर इनकम, फोर्थ होता है रेंटल इनकम। ये 4 मेजर सोर्सेज होते हैं। 5वां एक छोटा सा सोर्स होता है इंटरेस्ट इनकम का। तो ये 5 मेजर इनकम के सोर्सेज होते हैं। इसके बेसिस पे हम ITR फाइल करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट के फादर या मदर बिजनेस ऑपरेशन करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो उनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट जैसे कि करंट अकाउंट स्टेटमेंट, MSME, उनका फॉर्म FNB, उनकी रजिस्ट्रेशंस, उनका GST सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ में होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि वो एम्प्लॉयड हैं, वो सैलरीड हैं, तो उनकी अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, उनका एम्प्लॉयमेंट ID, उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये डॉक्यूमेंट्स उसको जेन्युइन प्रूफ करते हैं उस इनकम को डिफाइन करने के लिए। अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की, तो एग्रीकल्चर इनकम में उनकी J फॉर्म, जमींदारा फॉर्म, उनकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, उनकी फ़र्द की कॉपी, ये प्रूफ करते हैं कि वो जेन्युइन एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो ये प्रूफ करते हैं कि उनकी जेन्युइन इनकम है। अगर हम बात करते हैं कि उनको रेंटल इनकम है, तो उनके रेंट एग्रीमेंट्स और उनकी अकाउंट स्टेटमेंट जिनमें उनके रेंट क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एविडेंसरी एज ए एविडेंसरी यूज़ करते हैं हम इनकम को प्रूफ करने के लिए जेन्युइन। अगर हम बात करते हैं शो मनी की, तो अकाउंट में
कितने फंड्स शो करने पड़ते हैं ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के लिए? अगर हम शो मनी की बात करें तो उसका एक फार्मूला है आकांक्षा के हमें 1 साल की फीस, 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल एंड ओवरसीज हेल्थ कवर, इन सबको मिला के शो मनी करनी होती है, जो कि लगभग 40 से 45 लाख रुपए बनती है। इसकी डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं। ये डिपेंड करती है आपकी ट्यूशन फीस कितनी है, आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं कि अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं या अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं, आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 1 साल है, 2 साल है या 3 साल है, तो ये उस पर डिपेंड करती है। हाँ, बट अगर मेजॉरिटी की बात करें तो 40 to 45 लाख की जो शो मनी है वो बच्चों को करनी पड़ती है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि उन्हें कौन स्पॉन्सर कर सकता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन से, तो आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन इस शो मनी को स्पॉन्सर कर सकता है। तो बेसिकली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, प्लस ब्लड लाइन रिलेटिव्स लाइक अंकल, आंट, ये लोग स्पॉन्सर बन सकते हैं बच्चे की एजुकेशन के लिए। अब बात आती है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने होते हैं इस शो मनी को दिखाने के लिए। तो शो मनी को दिखाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन्स, ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। बट एजुकेशन लोन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि एजुकेशन लोन जो है वो सिक्योर्ड एजुकेशन लोन्स एक्सेप्टेबल हैं। विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट कलेक्टर, एजुकेशन लोन्स विल नॉट एक्सेप्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। क्या ये पॉसिबल है कि अगर शो मनी नहीं है इवन देन स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर वीज़ा? कांशा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है कि क्या बच्चा बिना शो मनी के भी अप्लाई कर सकता है। बड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन है, बट हाँ, इसका आंसर येस है कि स्टूडेंट बिना शो मनी के भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ फैमिलीज़ हैं जिनकी रिटर्न एनुअल इनकम 50 लाख से 60 लाख तक जाती है। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उनके पेरेंट्स इतना पैसा कमाते हैं तो वो बिना शो मनी के भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उसकी एक ही कंडीशन है दैट उनकी एनुअल इनकम 50 to 60 लाख रुपीज़ पर एनम होनी चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ तक तो बात हो गई हमारी शो मनी की और इनकम की। अब स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि गैप एविडेंस क्या लगेगा, कितना गैप एक्सेप्टेड है? अगर हम गैप की बात करें, गैप का मतलब ये है कि बच्चों की एजुकेशंस के बाद उनकी स्टडी में कितना गैप आया है। अगर कोई स्टूडेंट सीनियर सेकेंडरी पास आउट है और उसने 2025 में अप्लाई किया है और वो अब 26 में अप्लाई कर रहा है तो उसकी एजुकेशन में गैप नहीं माना जाएगा। हाँ, बट अगर वो बच्चा 2024 में पास आउट है और अब 2026 में अप्लाई कर रहा है तो उसकी एजुकेशन में गैप माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल वो अपने गैप के साथ अप्लाई कर सकता है, बट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोई अगर मेडिकल कंडीशन थी जिसको वो एक्सप्लेन कर सकता है तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। अब अगर बात करते हैं बैचलर्स की, हाँ, स्टूडेंट्स का 5 years ऑफ स्टडीज़ गैप एक्सेप्टेबल है, बट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइक उनका जॉब एक्सपीरियंस, सैलरी स्टेटमेंट, ये अगर एविडेंस वो दे सकते हैं तो बिल्कुल वो 5 से 6 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। अगर स्टूडेंट्स की बैकलॉग है तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है वीज़ा लेने में? हाँ, बिल्कुल बैकलॉग्स के साथ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट टोटली डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशंस के ऊपर कि उसकी बैकलॉग के बाद उसकी डिग्री एक्सटेंड हुई कि नहीं हुई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं 6 to 8 बैकलॉग्स एक्सेप्ट करती हैं और सम यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सेप्टिंग 11 to 14 बैकलॉग्स, बट उनकी डिग्री टाइम पे कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उनकी डिग्री एक्सटेंडेड है तो इट शुड बी 4 years ऑफ डिग्री। 3 years की जो डिग्री है अगर वो एक्सटेंडेड है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। स्टूडेंट्स के काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, क्या वो अपने स्पाउस और अपने चिल्ड्रन को अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल, स्टूडेंट्स अपने साथ अपने डिपेंडेंट को और अपने चिल्ड्रंस को अलाउ कर सकते हैं, अपने साथ ज्वाइन करा सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दे शुड अप्लाई फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, नॉट फॉर द बैचलर्स प्रोग्राम। बैचलर्स प्रोग्राम पे स्टूडेंट्स अपने स्पाउस और बच्चों को साथ में नहीं लेके जा सकते। सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए ही स्टूडेंट्स अपने बच्चों को और अपने स्पाउस को साथ में लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपने बताया ऑस्ट्रेलिया एक हाई इनकम कंट्री है, तो क्या कुछ वर्किंग राइट्स स्टूडेंट को मिलेगी ड्यूरिंग स्टडीज़ एंड उसके बाद क्या PSW मिलेगा? हाँ, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का जो मिनिमम वेज रेट है 25 AUD पर आवर है, जो कि उसको हाई इनकम कंट्री बनाता है। मोर ओवर, स्टूडेंट जब अपनी स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो उसके साथ उनको 48 पर फोर्टनाइट का वर्किंग राइट दिया जाता है, जिससे वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कम्पीट कर सके। अगर स्टूडेंट्स अपनी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो उसको 2 years का, 3 years का और 4 years का वर्किंग राइट मिलता है, जिसे हम पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स कहते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि उसने अपनी स्टडीज़ को किस लोकेशन से कंप्लीट किया है। अगर तो उसने मेजर सिटीज़ जैसे कि सिडनी, मेलबर्न से कंप्लीट किया है तो उसको 2 साल का वर्क राइट मिलेगा। अगर उसने रीजनल एरिया से कंप्लीट किया है जैसे कि गोल्ड कोस्ट, पर्थ, एडिलेड,
तो उसको 3 साल का मिलेगा। अगर उसने सब रीजनल एरियाज जैसे कि डार्विन और तस्मानिया से किया है तो उसको 4 साल का वर्क राइट मिलेगा। Thank you, Neeraj sir, for your valuable time. Thank you so much and thank you so much to our viewers. अगर आपके इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी डाउट या क्वेरीज हैं तो आप नीचे हमें कमेंट भी कर सकते हैं और we are always there to help you and solve your queries. Thank you for watching us.